तो देखो हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो हमने देखा था कि वैदिक साहित्य में आते हैं वेद, ठीक है। वेदों के अलावा उनमें बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे आरण्यक ग्रंथ हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। हमने चारों वेदों के बारे में देख लिया था, उनके कौन कौन से ब्राह्मण हैं वो देख लिया था, वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो देखो हम वेदों के बारे में देख लिए, सारी चीज़ें हमने देख ली थी चारों वेदों के बारे में, और उसके बाद में हमारा जो लास्ट जो स्लाइड थी उसमें देखो हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में देख रहे थे कि आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं उसमें हमारे जो कई जगह नाम आता है कि इस आरण्यक में या उस आरण्यक में, बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो देखो अगर हम बात करें कि आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं, तो आरण्यक को अगर हम शब्द को देखें तो एक इस तरीके से देखें कि एक होता है अरण्य। अरण्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है। तो इससे हम इसका अर्थ देखें तो क्या होता है कि गुरुओं के द्वारा या ऋषियों के द्वारा जो अपने शिष्यों को एकांत जगह में या जंगलों में, आपको पता है कि प्राचीन काल में शिक्षा के लिए गुरु अपने आश्रम एकांत जगह में ही बनाया करते थे, ठीक है। जैसे कहीं आश्रम, वो अपने आश्रम बनाते थे तो एकांत जंगलों में जाके बहुत मतलब एकदम जहाँ शांत माहौल रहे बिल्कुल, वहाँ अपने आश्रम बनाया करते थे, अपने गुरुकुल बनाया करते थे। तो उन स्थानों पर, एकांत जगहों पर बैठकर जो ग्रंथों की, जिन ग्रंथों की उन्होंने रचना की, अपने शिष्यों को जो ज्ञान प्रदान किया, उन शिष्यों ने जो ज्ञान अपने गुरुओं से प्राप्त किया, उनको उन्होंने एक जगह संकलित किया, एक जगह लिखा। उनको क्या कहा गया? आरण्यक ग्रंथ। समझ में आ गया इसका मतलब? सिंपल सी बात है, आरण्यक ग्रंथ अपने ऋषियों या के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा शिष्यों को जो ज्ञान प्रदान किया गया, शिष्यों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन सारे ज्ञान को एकांत जगह में बैठकर आराम से उनको लिखना, संकलित करना, वो जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ क्या कहला है? आरण्यक, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध वही धार्मिक चीजों से होता है, ठीक है। दार्शनिक सिद्धांतों से, रहस्यवाद है ना, आध्यात्मिकता है ना, ये सारी चीजों से इनका संबंध होता है। ओके, आगे देखें आरण्यक को, जो आरण्यक ग्रंथ होते हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? कर्म मार्ग, जो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित विषय, मतलब जो ब्राह्मण वर्ग, पुरोहित वर्गों के द्वारा अनेक कर्मकांड जो चीजें बताई गई, उन सारी चीजों, और विज्ञान मार्ग मतलब उपनिषदों की विषय वस्तु के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। मतलब देखो इसका मतलब क्या है कि एक तो आध्यात्मिक और एक भौतिक, उन दोनों चीजों के मध्य का सेतु का मतलब एक पुल की तरह कार्य करते हैं। आध्यात्मिक चीजें और एक साइंटिफिक जो वैज्ञानिक चीजें होती है, भौतिक चीजें होती है, उन दोनों के मध्य का सेतु का कार्य कौन करते हैं? आरण्यक ग्रंथ, ठीक है। आगे देखें वर्तमान में कितने आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है, तो वर्तमान में हमारे पास 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है, ठीक है। अगर उनमें बात करें कि 7 आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, तो देखो उनमें देखते हैं, एक है तैत्तिरीय, एक है ऐतरेय, एक है सांख्यायन है ना, या कौशितकी, ठीक है, एक मैत्रायणी, एक माध्यन्दिन और बृहदारण्यक, ठीक है, और तलवाकारी, मतलब ये कुछ ग्रंथ है आरण्यक। ये 7 आरण्यक ग्रंथ ही प्रेजेंट टाइम में हमें प्राप्त होते हैं। हो सकता है इनसे भी ज़्यादा हो, उनकी हमें पांडुलिपियाँ प्राप्त नहीं हुई हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो पांडुलिपियाँ प्राप्त है, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उनमें ये 7 आरण्यक ग्रंथ आते हैं, ठीक है। ये हो गई आरण्यक ग्रंथों की बात। सांख्यायन का नाम ही कौशितकी आरण्यक है, ठीक है, ये इसी का नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर मैत्रायणी, माध्यन्दिन, ठीक है, बृहदारण्यक, तलवलकार, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो 7 आरण्यक ग्रंथ है, इनके हमें उल्लेख मिलता है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आगे देखें तो अब हम बात करें उपनिषद ग्रंथ कि उपनिषद क्या होते हैं। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का मतलब, अगर हम उपनिषद का संधि विच्छेद करके देखें, उपनिषद एक संस्कृत भाषा का ही शब्द है, तो अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो देखो
और प्लस नी और एक प्लस सद। तो उप का मतलब क्या होता है? समीप। नी का मतलब निष्ठापूर्ण, अपनी पूर्ण ईमानदारी से, निष्ठा से। और सद बैठना पास में। इसका मतलब इट मीन्स ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के समीप बैठना। उपनिषद अपने गुरु के समीप बैठना, अपने गुरु के पास में बैठना, किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। और ठीक है, उपनिषद का अर्थ ये होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या ही उपनिषदों का केंद्रीय विषय है। मतलब जो उपनिषद है इनका सब्जेक्ट क्या रखा गया कि किस टॉपिक पर इसमें चर्चा की गई है, तो इनका जो केंद्रीय मुख्य विषय है वो क्या है? आत्मा और ब्रह्मा। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा के बारे में इनके अंदर जो डिटेल्स सारी चीजें मिलती, जानकारी मिलती है, वो किनके बारे में मिलती है हमें? ठीक है, आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के बारे में। आगे अगर हम देखें तो क्या होता है? भारतीय दर्शन संहिता या वेदों का प्रारंभ। जो वेद होते हैं उन्हें वैदिक संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय दर्शन कहा जाता है। तो इनका प्रारंभ तो किनके द्वारा होता है? आरण्यक ग्रंथों के माध्यम से। आरण्यक ग्रंथों के द्वारा तो वैदिक संहिता, भारतीय दर्शन, भारतीय संहिता का प्रारंभ किससे माना जाता है? आरण्यक ग्रंथों से। किंतु अगर हम इनके समापन की बात करें, हाँ, इनका समाप्ति कहाँ पे जाके होती है, किनके द्वारा होती है? तो उपनिषदों को इनका अंतिम भाग समझा जाता है, अंतिम भाग माना जाता है। ठीक है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम और मिलता है वेदांत। वेदांत वेदों के सबसे अंतिम भाग जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, कि वेदों की शुरुआत आरण्य ग्रंथों के माध्यम से होती है, लेकिन वेदों का अंत वेद उपनिषदों के माध्यम से होता है। ये या फिर अंतिम भाग वेदों का उपनिषद। ठीक है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। समझ में गया? ओके, आगे देखें उपनिषदों में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम देखें कि उपनिषदों में ब्रह्म विद्या, ठीक है, पराविद्या, अपराविद्या, आत्मा और परमात्मा, जन्म पुनर्जन्म, मोक्ष, योग, ध्यान, इन सारे विषयों पर चर्चा की गई है। ये सारी चीज़ों आप जानते ही हो। ठीक है, आत्मा, परमात्मा, ठीक है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको, आप जानते हो। ओके, विद्या, पराविद्या, देखो ब्रह्म विद्या, पराविद्या, अपराविद्या, जन्म पुनर्जन्म, मोक्ष, योग, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा किन में की गई है? उपनिषदों के अंदर। ठीक है, आगे देखें तो अब हम बात करते हैं उपनिषदों के बारे में कि इनकी संख्या कितनी है। तो एक उपनिषद मिलता है मुंडकोपनिषद। इसमें टोटल 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ओके, आगे देखें कि जो शंकराचार्य जी हैं इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। भाष्य का मतलब क्या होता है? कल मैंने बताया था, भाष्य मतलब जैसे कोई भी ग्रंथ है उसको सरलीकरण करके सरल रूप में अपनी भाषा में लिखना, बिना उसके भावों में, बिना उसके मतलब, उसके अर्थ में परिवर्तन किए बिना। ठीक है, वो क्या होता है? भाष्य। तो देखो इन्होंने 10 भाष्य लिखे उपनिषदों पर। अब कौन कौन से लिखे हैं तो हम नाम देखें कि केन, कंठ, देखो हमें ऐसे नहीं ऐसे मिलता है ना कई जगह, केनोपनिषद, कंठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ठीक है, तो ये 10 उपनिषदों पर लिखे गए भाष्य हैं। अब हम देखें कि एक विद्वान है शोपेनहावर, इन्होंने उपनिषदों के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है, एक बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। क्या स्टेटमेंट दिया है? कि संसार में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठाने वाला कोई भी साहित्य नहीं है। इस दुनिया में, इस संसार में उपनिषदों के समान ऊपर उठाने वाला, अच्छे मार्ग पर चलाने वाला, है ना, ऐसा कोई भी साहित्य नहीं है। और क्या कहते हैं कि ये मेरे जीवन का सहारा है। ये शोपेनहावर कह रहे हैं किनके लिए? उपनिषदों के लिए। ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे उपनिषद हैं ये मेरे जीवन का सहारा है और मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेंगे। इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही है उपनिषदों के बारे में।
ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक के साथ में हम हमारा जो वैदिक सभ्यता वाला जो टॉपिक है ये यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम हमारे जो नेक्स्ट अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा महाजनपद। ठीक है, हम हाँ जी, अब बताइए, हो गया अब क्लियर? बिल्कुल दिखाई दे रहा है? चलो, कभी कभी हो ही जाती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अब एक बार जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। अब क्लियर, अब वॉइस आ रही है, वीडियो भी क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल? बताओ जल्दी। ओके, चलो ठीक है। वॉइस नहीं आ रही? बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड रुकिए। सर अब आवाज नहीं जा रही। अरे एक बार आप इसको तो वो तो ऑन कहाँ है माइक कहाँ है? ऑन है। माइक ऑन है ना? अब आप कह रहे हो कि आवाज नहीं जा रही यार। आवाज जा रही है ठीक है। अब आप एक बार ना अपना ये एक बार इसमें कुछ भी तो बोलो एक बार। हाँ जी बताइए, आ रही है आवाज अब? हाँ जी बताइए, आ रही है आवाज? आवाज आ तो रही मैम, आ रही है आवाज ठीक है। तुम लोग यार तुरंत 2 मिनट अरे कुछ नहीं कमर आ रही है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो पहले भी आ रही थी आवाज़ तो।
ठीक है, ओके ओके, चलो कोई ना। अब हम आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। ठीक है, हमने मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं पर थी, और आप बोल रहे थे वॉइस नहीं आ रही, तो बस हम थोड़ा चेक कर रहे थे वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। एकदम शांत माहौल बनाइए रखिए, बिल्कुल हाइपर मत होइए, कभी कभी थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। ओके, तो महाजनपद काल हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे महाजनपद काल क्या है, महाजनपद काल इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका टाइम क्या था, कब ये सारी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि महाजनपदों का उदय कब माना जाता है, वैदिक सभ्यता के अंत के बाद में। हमने देखा था वैदिक सभ्यता का काल है 1500 BC से 600 BC, 1500 BC से 600 BC के समथिंग ये था वैदिक काल। ठीक है, 600 BC के बाद में जैसे ही वैदिक सभ्यता समाप्त होती है, उसके बाद में महाजनपद काल स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि महाजनपद काल को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण का काल। तो द्वितीय नगरीकरण काल क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं कि वैदिक काल की समाप्ति लगभग 600 BC, ठीक है, और मौर्य काल के आरंभ, ठीक है, मौर्य काल का जो आरंभ होता है 300 BC के लगभग आसपास, है ना, उसके मध्य का जो काल है वो पूरा काल क्या कहलाता है, महाजनपद काल। मतलब 600 BC से 300 BC के मध्य तक का जो काल होता है वो क्या कहलाता है, महाजनपद काल। ठीक है, अब हम देखें कि इसके मध्य को के काल को क्या कहा जाता है, महाजनपद काल, और इसी को क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब इसको द्वितीय कहा जाता है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पहले, इससे पहले भी शायद कोई नगरीय क्रांति रही होगी। तो एक बार आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है, आप बताइए जल्दी से। अगर हम इसको द्वितीय नगरीय क्रांति पढ़ते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति के दौरान अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, तो प्रथम नगरीय काल, नगरीय क्रांति, नगरीय काल क्या हो सकता है। अब एक तो वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। देखो गार्डन चाइल्ड है, ये इनकी एक पुस्तक थी, अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, अर्बन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, है ना। इसके अंदर इन्होंने प्रथम नगरीय जो क्रांति है उसको किसे कहा है, हड़प्पा सभ्यता के काल को। हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हमने पढ़ा था नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय सभ्यता, है ना। तो प्रथम नगरीय क्रांति वो हो गई। सेकंड हम पढ़ते हैं महाजनपद काल को। ठीक है, इस दौरान देखो क्या होता है, राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक स्थिति सुसंगठित और विकसित हुई, है ना। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका क्या कारण हो सकता है कि ये वापस से सेकंड, क्योंकि देखो प्रथम नगरीय हमने सिंधु सभ्यता को पढ़ा, उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा, वैदिक सभ्यता को हमने ग्रामीण संस्कृति में के रूप में पढ़ा। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण, ग्रामीण के बाद में वापस से महाजनपद काल आता है और ये नगरीय काल के अंतर्गत माना जाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि इसका रीजन हमने देखा वैदिक सभ्यता के अंतिम दौर में, उत्तर वैदिक काल में लौह धातु की खोज के कारण ये सारी चीजें परिवर्तन, इन चीज़ों में परिवर्तन हुआ। तो देखो क्या होता है कि लौह धातु की खोज मानी हुई, उससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन आरंभ हो। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिटेल से आप सबको बता सकती हूँ, तो बार बार हम इनका रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वैदिक सभ्यता के दौरान जब लौह धातु की खोज होती है, अच्छी प्रकार के जो हल हैं उनका वो प्रयोग किया जाता है। जो जमीन है, कठिन जमीन, कठोर जमीन थी, कठोर सतह वाली, उस पर भी अच्छे हलों की वजह से वो वहाँ पर भी कृषि उत्पादन करते हैं। कृषि उत्पादन उन लोगों ने किया तो क्या हुआ, कृषि उत्पादन हुआ तो अधिशेष बचा, एक्स्ट्रा जो उत्पादन होने लगा उससे क्या हुआ, वो उनको बेचने का कार्य स्टार्ट करने लगे। जब किसी चीज़ का उत्पादन अधिक हुआ, उनके पास अधिक बचने लगा, तो हाँ जी गुड मॉर्निंग, ओके आगे देखते हैं। तो क्या होता है, वो जब उनके पास एक्स्ट्रा चीजें बच रही है तो उससे उनके पास व्यापार होने लगा। व्यापार करने के लिए उनके पास कोई बात नहीं, लेट हो गए तो, वैसे हमने ये जस्ट स्टार्ट किया ही है हमारा टॉपिक महाजनपद काल, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए। ठीक है, अब देखें तो व्यापार
वाणिज्य स्टार्ट किया उन लोगों ने, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा चीजें बचने लगी। जब व्यापार होगा तो उनके पास इनकम भी होगी, जब उनके पास इनकम होगी तो उनका जीवन शैली में सुधार होगा। इस प्रकार से यहाँ पर नगरीय विकास की संभावना दिखाई दी है ना, इसलिए इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। अब जब इसमें व्यापार वाणिज्य होने लगा, उससे पहले देखें किसानों के जीवन शैली में सुधार हुआ तो क्या हुआ कि शहरीकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है, मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, ठीक है, व्यापार वाणिज्य होगा तो मुद्रा का प्रचलन बढ़ेगा, मुद्रा का प्रचलन बढ़ा तो शहरीकरण को बढ़ावा मिला। और इसके बाद में क्या हुआ, किसानों की दो श्रेणियां उत्पन्न हुई। किसान दो प्रकार से होने लगे, बढ़ने लगे, एक तो बड़े किसान, एक छोटे किसान, मतलब दो भागों में डिवाइड होने लगे किसानों की श्रेणियां, दो प्रकार के किसान का बंटवारा हो गया। अब देखो व्यापार था, व्यापार भी दो प्रकार से होने लगा। किस किस प्रकार से होने लगा कि एक तो आंतरिक व्यापार होने लगा, ठीक है, मतलब अपने ही क्षेत्र के अंदर, अपने ही आसपास के अड़ोसी पड़ोसी जो भी होते हैं, अपने ही क्षेत्र के लोगों में, अपने ही अपना ही जो देश है, इनका खुद का अपना एक जनपद जो भी है, महाजनपद है, उसी के अंदर आपस में व्यापार होना, ठीक है, वो तो हो गया आंतरिक व्यापार। इसके अलावा देखो, अगर आंतरिक व्यापार के केंद्र की हम बात करें तो जो वाराणसी है, वर्तमान में यूपी के अंदर जो क्षेत्र है वाराणसी, ये आंतरिक व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था, ठीक है। इसके आगे देखें बाह्य व्यापार, तो बाह्य व्यापार कहाँ होता था, तो ये होता था सिल्क रूट या उत्तरापथ। उत्तरापथ या सिल्क रूट अगर आप जानते हो तो मैं बताना चाहूँ आपको, देखो जैसे ये हमारे देश, ये कश्मीर और ये इधर जो चीन वाला एरिया है, जो चीन है, इधर से एक सिल्क रूट यहाँ से होता हुआ निकलता था, कहाँ पर जाता था, जो सिल्क रूट है इसको उत्तरापथ कहा गया, क्योंकि भारत के उत्तर में जो ये मार्ग था सिल्क रूट, रेशम मार्ग, ठीक है, तो वो जो रेशम मार्ग था चीन से होते हुए यूरोप तक जाता था, ठीक है। तो इस जो मार्ग था सिल्क रूट, रेशम पथ वाला, उत्तरापथ वाला, ठीक है, उस मार्ग से जो बाह्य व्यापार होता था और यूरोपीय देशों तक व्यापार किया जाता था, ठीक है। अब व्यापार का विस्तार हुआ तो क्या हुआ, मुद्राओं का विकास होने लगा, ठीक है। हमने देखा था वैदिक सभ्यता में वस्तु विनिमय होती थी, मुद्राओं का विकास होने लगा था, लेकिन बहुत कम मात्रा में विकास होने लगा था। मुद्राओं का विकास तो हुआ था, किंतु उनका मतलब फिक्स नहीं था कि एक मुद्रा का माप, उसका जो निश्चित मूल्य पता नहीं था कि कितना होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा, मुद्राओं का विकास होने लगा, जिसमें देखो पंचमार्क सिक्के प्रचलन में आए, आहत मुद्राएं जिन्हें कहा गया है, ठीक है, और इनमें क्या था, 95% तो चांदी होती थी और 5% क्या होता था, ताम्र धातु का मिक्स होता था, ठीक है। 95% चांदी, 5% इसमें ताम्र धातु मिलाई जाती थी, और उससे पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्कों का ये लोग निर्माण किया करते थे, ठीक है। वो अब देखो वो कैसे होते थे, कोई कोई सिक्के गोलाकार होते थे, ठीक है, कोई सिक्कों का, कुछ सिक्कों का आकार चौकोर टाइप का होता था, कुछ सिक्के अंडाकार आकृति के होते थे, और फिर क्या होता था, उन सिक्कों पर किसी न किसी प्रकार का चिन्ह या ठप्पा लगा दिया जाता था, ठीक है। तो वो इस प्रकार की मुद्राएं होती थी। कालांतर में क्या हुआ, जैसे जैसे समय विकसित हुआ, समय आगे बढ़ा, क्या होता है, नगरों की स्थापना होने लगी। अब नगरों की स्थापना होने लगी तो उन नगरों में हमें कुछ नगरों के नाम मिलते हैं, जैसे चंपा, ठीक है, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, राजगृह, वाराणसी, इन कुछ नगरों के हमें नाम मिलते हैं। धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगा। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता में देख रहे थे नगरों का विकास नहीं हुआ था, मात्र जनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। जनपदों का नाम कैसे रखा गया, उनके कबीले के आधार पर, उनके गोत्र के आधार पर जनपदों का नाम रखा गया था, ठीक है। अब गोत्रों की जगह जो इनके स्थान हैं उनका नाम ये अलग रखने लग गए, किस प्रकार से रखने लगे वो सारी चीज हम देखते हैं आगे। अब देखो महाजनपदों का उदय, तो देखें कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का अधिकार क्षेत्र जन या जनपद कहलाता था। सिंपल सी बात है, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग जिस स्थान पर रहते थे उसको क्या कहते थे, जन या जनपद कहा जाता था, ठीक है। उसका आधार क्या था, जनपद का आधार, उसका नाम कैसे रखा जाता था, जाति के आधार पर,
ठीक है। उनके वंश के आधार पर, उनके कुल के नाम के आधार पर उनके जनपदों का नाम रखा जाता था। अर्थात जिस स्थान पर जो जाति रहती थी या जो कबीला या जो वंश स्थायी रूप से रहता था, उसके उनके जन का नाम उसी के आधार पर रख दिया जाता था। लेकिन कालांतर में जब समय निकला, समय बढ़ा आगे, महाजनपदों का जो दौर आया, उसमें क्या होता है कि जो जनपदों का नाम है वो जातीय जनपद के आधार पर क्षेत्र के आधार पर उनका नाम रखा जाने लगा। ठीक है, तो देखो जातीय जनपदों की जगह क्षेत्रीय जनपदों का निर्माण होने लगा। ये चीज समझ में आ रही है? जातीय जनपद मतलब जाति के आधार पर इनका नाम रखा जाता था। लेकिन होता क्या है कि महाजनपद काल में जाति की जगह क्षेत्रीय जनपदों का निर्माण होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कुछ चीजें ऐसी देखते हैं कि किन किन ऐसी कोई सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें महाजनपदों की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जिनसे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, किन किन चीज़ों के बारे में, कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें हमें महाजनपदों का नाम मिलता है। तो हम देखें कि जो अनेक साहित्यिक स्रोत हैं और धार्मिक स्रोत भी हैं जिनमें हमें महाजनपदों का नाम मिलता है। तो हम अगर सबसे पहले देखें जैन साहित्य, कौन कौन से जैन साहित्य हैं, कौन सा जैन साहित्य, जैन ग्रंथ ऐसा है जिसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो जैन ग्रंथ का एक ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। सब जानते हैं इसके बारे में, बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है, हर जगह कहीं ना कहीं एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें ये एकमात्र ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें लगभग सभी महाजनपद, कितने 16 महाजनपद, जनपदों की संख्या कितनी मानी गई है 16। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है, भगवती सूत्र में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक जनपद महाजनपद है गांधार और एक महाजनपद है कंबोज। इन दोनों महाजनपदों के नाम के स्थान पर क्या मिलता है, एक तो नाम मिलता है बंग, ठीक है, जिसको वर्तमान में हम बांग्लादेश से कंपेयर कर सकते हैं कि शायद इसी का नाम होगा, है ना। तो बांग्लादेश के आसपास का क्षेत्र का नाम मिलता है हमें बंग। ठीक है, और एक नाम मिलता है मलय। ठीक है, मलय को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश वाले इलाके को हम मान सकते हैं मलय। ठीक है, ठीक है, मलय पर्वत के आसपास, सॉरी मलय पर्वत या मतलब इनके आसपास का क्षेत्र हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उसी के लिए इसमें प्रयोग किया गया होगा, हम मान सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो जिस तरीके से हमने बंग के आधार पर अनुमान लगाया कि आधुनिक बांग्लादेश के आसपास का क्षेत्र रहा होगा बंग, है ना, उसी प्रकार से मलय का हमें नाम मिलता है मलय। तो मलय जो क्षेत्र है, मलय हो सकता है कि जो हमें पौराणिक ग्रंथों में हमें नाम मिलता है, मलय पर्वत हमें नाम मिलता है, हो सकता है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ये रहा होगा। मतलब सिंपल सी बात है, दो जो जनपद है, महाजनपद है, हम गांधार और कंबोज, इनके स्थान पर दो अलग नाम मिलते हैं, बंग और मलय। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी बिल्कुल, आगे देखें। अब देखो, हमने जैन धर्म देख लिया, जैन धर्म का एक ही साहित्य भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का बहुत प्रसिद्ध एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय नामक एक ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म का एक और ग्रंथ है महावत वस्तु। बौद्ध धर्म का एक और ग्रंथ है महावत वस्तु, में भी हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन
आज क्लास में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है ना, हो सकता है कि आप लोगों का भी मन नहीं है पढ़ने का। अब हो गया बिल्कुल क्लियर? पता नहीं, आज देखो कुछ मिस्टेक हो ही रही है। अब हो रहा है, सब ठीक हो रहा है? बताइए। देखो बिल्कुल आपका भी मन है, हमारा भी बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम तैयार है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज पता नहीं हो ही जाता है बीच बीच में। चलो अब ठीक है, देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक हो रही है। देखो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो बीच बीच में क्या डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, तो जो फ्लो होता है ना वो एकदम से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। बाकी देखिए अब उसके लिए सॉरी फॉर देट। ओके तो देखो हम पढ़ रहे थे जैन ग्रंथ का जो धर्म, जैन धर्म में जो ग्रंथ है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के जो साहित्य है, अंगुत्तर निकाय के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का महावत वस्तु। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि गांधार और कंबोज के स्थान पर यहाँ पर हमें दो नाम मिलते हैं अलग। एक तो सीवी महाजनपद का नाम मिलता है और एक नाम मिलता है दशार्ण, मतलब ये दो नाम अलग मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ और है असंपदान जातक। ठीक है, इसमें भी 16 महाजनपदों का हमें नाम मिलता है। ठीक है, इन ग्रंथों का नाम आपको ध्यान में रखना है। आगे देखें, अब हम देखें, हमने जैन धर्म देख लिया, बौद्ध धर्म देख लिया, उनके साहित्य के बारे में देख लिया कहाँ कहाँ। अब हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो पाणिनि महान जो साहित्य वो है अपने ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करने वाले, जिन्होंने अपने बहुत एक रचना जो बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी अष्टाध्यायी। ठीक है, इसमें इन्होंने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है। इनके पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें 9 महाजनपदों का नाम मिलता है। 16 महाजनपदों में से 9 महाजनपदों का नाम मिलता है हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से नाम मिलते हैं। एक मिलता है कंबोज, मगध, अस्मक। अस्मक का देखो कहीं जगह असक, मतलब नाम दोनों नाम ये दोनों एक ही है। अस्मक का नाम ही असक है, कहीं जगह अस्मक, कहीं जगह ये मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसके आगे देखें काशी है ना, काशी के बाद में कौशल, वज्जी, कुरु, गांधार और अवंती, ये 9 महाजनपदों का नाम मिलता है हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में। ठीक है, आगे देखें, अब हम बात करें कुछ दक्षिण भारत के कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं, कुछ संस्कृत के नाटक हैं जिनमें हमें कुछ महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम देखें कि दक्षिण भारत का एक साहित्यिक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध, उसका नाम है शिल्पादिकारम। आपने नाम सुना ही होगा, जब हम दक्षिण भारत के साहित्य पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें ये नाम आता है। तो इसमें देखो मगध, अवंती और वत्स नामक महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, शिल्पादिकारम जो ग्रंथ है इसमें 3 महाजनपदों का नाम मिलता है, मगध, अवंती और वत्स। ठीक है, इसके आगे देखो प्रमुख महाजनपद। ठीक है, अब हम बात करें कि जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखें प्रमुख महाजनपद मुख्य रूप से हमें कितने प्राप्त होते हैं, 16। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से जो 14 है यानी 14 जो महाजनपद हैं वो हमें राजतंत्रात्मक स्थिति से मिलते हैं। मतलब वहाँ का जो राज था, शासन था, वो किस प्रकार का था, राजतंत्रात्मक प्रणाली का, मतलब वहाँ पर राजा का शासन होता था। ठीक है, और जो 2 महाजनपद हैं हमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले प्राप्त होते हैं। अब ये तो आप लोग समझते ही होंगे इतना सा तो है ना कि राजतंत्रात्मक शासन क्या होता है, गणतंत्रात्मक शासन क्या होता है ना।
तो गणतंत्रात्मक शासन में नाम मिलता है दो महाजनपदों का, एक तो नाम आता है वज्जी और एक नाम आता है मल्ल। ठीक है, दो महाजनपद हमें मिलते हैं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले, बाकी जो 14 है वो हमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के महाजनपद मिलते हैं। आगे देखें हम, ये लिस्ट है पूरे 16 महाजनपदों की। ठीक है, तो एक बार हम देखें कि 16 महाजनपद ये कौन कौन से हैं और इनकी राजधानी। ठीक है, ये तो क्या हुआ जनपद, महाजनपद, सॉरी बार बार, अब इतने दिनों से हम जनपद पढ़ते आ रहे थे वैदिक सभ्यता में, इसलिए जनपद नाम आ रहा है बार बार। ये है महाजनपद। ठीक है, और महाजनपदों की ये है राजधानी। ठीक है, अब हम देखें कि अंग महाजनपद, इसकी राजधानी क्या है, चंपा। ओके, नेक्स्ट मगध, मगध की राजधानी राजगृह है। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। ओके, आगे नेक्स्ट है कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। आगे देखें, वज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ल महाजनपद है, उसकी दो राजधानियां मिलती है हमें, एक तो कुशीनारा या कुशीनगर नाम मिलता है और एक मिलता है पावापुरी। ठीक है, आगे देखें नंबर 7 पे चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी है शक्तिमती। आगे देखें वत्स की राजधानी मिलती है कौशाम्बी। फिर नेक्स्ट देखें कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, कहीं जगह हस्तिनापुर भी नाम आ जाता है, हस्तिनापुर का नाम ही इंद्रप्रस्थ है। ओके, आगे देखें पांचाल जो महाजनपद है वो उसकी राजधानी मिलती है अहिछत्रपुर। ठीक है, मत्स्य जो महाजनपद है उसकी राजधानी मिलती है विराटनगर। इसके अलावा सूरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी है मथुरा। असमक की राजधानी है पोतन और कहीं जगह इसका नाम मिलता है पौधन्य। ठीक है, आगे देखें अवंती, तो अवंती की भी हमें दो राजधानियां मिलती है। अवंती जो महाजनपद है इसका जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा महाजनपद था, इस वजह से इसकी दो राजधानियां थी, एक तो थी महिष्मती और एक थी उज्जैनी। ठीक है, फिर हम बात देखें गांधार जो महाजनपद था, गांधार महाजनपद की राजधानी मिलती है हमें तक्षशिला। फिर हम देखें कंबोज, तो कंबोज जो हो गया वीडियो क्लियर। देखो आज पता नहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर देट। जी बिल्कुल, आज इसमें पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है। चलो ठीक है, देखते हैं। आई थिंक आज की जो क्लास है हमारा जो बहुत अच्छा वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इसमें भी बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है। अब वही सारी सबको क्लियर एक बार बता दीजिए। ठीक है, आज जैसे क्लास कंप्लीट करते हैं अपनी, और जो ये मिस्टेक है देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ओके, 3rd बार हो गया, अब कोशिश करें नेक्स्ट टाइम ये ख़राब नहीं हो अपनी क्लास। चलो देखिए, तो देखो ये 16 महाजनपद है, इनकी राजधानियाँ जो है ये है। ठीक है,
आगे हम अब 1 बाय 1 करके एक एक महाजनपद को हम देखेंगे। तो हम नंबर फर्स्ट है अंग महाजनपद के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि जो अंग महाजनपद है ये कहाँ था, वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है, उस टाइम पे इसकी स्थिति क्या थी। ठीक है, तो हम देखते हैं अंग महाजनपद। अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो अंग है वर्तमान समय में आधुनिक जो अपना बिहार स्टेट है, ठीक है, बिहार स्टेट के अंदर भागलपुर और मुंगेर नामक जो ये स्थान है, जगह है, ये उस समय अंग जनपद का क्षेत्र था। ठीक है, वर्तमान समय में अंग का क्षेत्र कहाँ पे, भागलपुर और मुंगेर, ये जो बिहार के जो जगह है यहाँ पर। इसकी अगर हम राजधानी की बात करें चंपा। ठीक है, अब जो ये चंपा है ये कौन सी जगह पे था, तो ये था चंपा और गंगा नदी के किनारे, इनके आसपास के जो क्षेत्र में है अंग महाजनपद था। ठीक है, अब हम देखें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक राजा का शासन मिलता है, हमें नाम मिलता है, राजा का नाम क्या था, ब्रह्मदत्त। ठीक है, इस ब्रह्मदत्त नाम के जो राजा है उनका शासन यहाँ पर था, जिसने मगध के शासक भट्टिय को पराजित किया था। और बाद में क्या होता है कि बिंबिसार जो मगध का शासक होता है वो इसको ब्रह्मदत्त को पराजित कर देता है और अंग पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, अंग की जो राजधानी है चंपा, ठीक है, वो बुद्ध कालीन, भगवान अगर हम देखेंगे गौतम बुद्ध के जो काल को हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म के समय जो 6 बड़े बड़े महानगर थे उनमें एक नाम मिलता है हमें चंपा का। ठीक है, इससे हमें ये सिद्ध होता है कि जो चंपा है एक बहुत बड़ा विकसित नगर रहा होगा। ठीक है, अब हम देखें कि जो ये नगर है इसके वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद नामक जो व्यक्ति हैं ये इस चंपा जो इनकी राजधानी थी उसके वास्तुकार माने जाते हैं। ठीक है, और जो राजगृह है, राजगृह के वास्तुकार भी महागोविंद ही माने जाते हैं। अब हम बात करें कि जो चंपा इनकी राजधानी थी, इसको जो पुराणों में इसका नाम मिलता है वो क्या मिलता है, मालिनी। ठीक है, मालिनी नगरी चंपा का पुराणों में नाम मिलता है। और अगर हम आगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखें तो जो चंपा नदी है वो अंग और मगध, ये जो तो महाजनपद है, अंग महाजनपद और मगध महाजनपद, इन दोनों के मध्य सीमा का निर्धारण का कार्य करती है चंपा नदी। चंपा नदी के किनारे होने के कारण इस राजधानी का जो नाम है वो चंपा रखा गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और जो ये नगर है ये व्यापारिक वैभव के लिए बहुत प्रसिद्ध था, मतलब व्यापार वाणिज्य यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में था। आगे देखें कि चंपा के एक राजा का नाम मिलता है दधिवाहन। जब हम भगवान महावीर का जैन धर्म हम पढ़ेंगे उसमें इनका नाम आएगा आगे। ठीक है, तो इनकी जो पुत्री है चंदना हमें नाम मिलता है ना, हम देखेंगे आगे भगवान महावीर की महिला अनुयायी नाम मिलता है चंदना, वो कहाँ की थी, चंपा के जो राजा थे दधिवाहन उनकी पुत्री है चंदना, जो भी कहती भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी थे। ये हम आगे देखेंगे जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट महाजनपद है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जनपद है मगध। तो मगध जो महाजनपद है वर्तमान समय में अगर हम देखें कि मगध कहाँ पे रहा होगा, तो वर्तमान में बिहार में जो पटना है और गया है, नालंदा, ये आसपास के जो क्षेत्र हैं बिहार में, यहाँ पर मगध साम्राज्य फैला हुआ था और इसकी राजधानी थी गिरिवज्र। ठीक है, अब हम देखें कि जैन ग्रंथों के अनुसार जो गिरिवज्र है ये 5 पहाड़ियों के मध्य घिरी होने के कारण, 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण इसका नाम रखा गया गिरिवज्र। तो हम देखें वो 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी थी, अगर उनका नाम देखें तो देखो एक नाम मिलता है वेभार, एक नाम मिलता है विपुलांचल, एक नाम मिलता है स्वर्णगिरी पहाड़ी और एक उदयगिरी और एक रत्नागिरी। ये 5 जो पहाड़ियाँ हैं इनसे घिरा हुआ था क्या, ये गिरिवज्र जो क्या राजधानी। ठीक है, आगे देखें कि मगध में
तो देखो जो राजगृह है इनके अन्य कुछ नाम मिलते हैं वृहदपुर, वृहद वंश का शासन होने के कारण। ठीक है, इसके आगे देखो वसुमती इसका नाम मिलता है, एक नाम कुशाग्रपुर भी मिलता है। अब देखो कुशाग्रपुर नाम किसने दिया? ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री है ह्वेनसांग जो भारत में यात्रा के दौरान आया था, यात्रा करने के उद्देश्य से। उसने कुशाग्रपुर नाम लिखा है किसके लिए? राजगृह के लिए। ठीक है, अब मगध का विस्तार की अगर हम बात करें कि मगध का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, तो उत्तर पश्चिम में गंगा नदी और सोन नदी के आसपास से लेके, अगर दक्षिण में बात करें तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है वहां तक, और पूर्व की अगर हम बात करें चंपा नदी के तक मगध साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ये हमने वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ी थी उसमें इसका नाम आ चुका था ऑलरेडी। ठीक है, आगे हम देखें नेक्स्ट नंबर 3 हम महाजनपद की बात करें काशी। तो काशी महाजनपद है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो कहाँ पर है ये? बनारस, वाराणसी, यूपी के अंदर। ठीक है, और इसकी राजधानी की बात करें वाराणसी इसकी राजधानी है। अब वाराणसी इसकी राजधानी है, इसका नाम वाराणसी किस प्रकार रखा गया? तो ये दो नदियों के मध्य होने के कारण वाराणसी का नाम रखा गया। दो नदियां कौन कौन सी है? एक नदी मिलती है वरुणा और एक नदी मिलती है असी। तो इन दोनों नदियों के मध्य स्थित होने के कारण, इनके आसपास स्थित होने के कारण काशी की जो राजधानी है वाराणसी उनका नाम रखा गया, उसका नाम। ठीक है, आगे बात करें कि मगध के उत्कर्ष से पहले, मतलब जब मगध महाजनपद का उदय नहीं हुआ था, जब मगध महाजनपद इतना विस्तृत क्षेत्र में नहीं फैला था, उससे पहले काशी ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद नहीं था ये, तब तक ये क्या था? ओनली एक जनपद था। ठीक है, काशी मगध के उत्कर्ष से पहले काशी एक बहुत बड़ा जनपद था, बाद में ये महाजनपद में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ का एक हमें शासक मिलता है ब्रह्मदत्त। ठीक है, नाम मिलता है कौशल के राजा। देखो अब हमें ग्रंथों में हमें नाम मिलता है कि कौशल का राजा था कोई, जिसका नाम हमें मिलता है कंस। वो क्या करते हैं कि लंबे समय के संघर्ष के बाद में, मतलब कौशल का जो राजा है वो काशी को अपने क्षेत्र कौशल में मिला लेता है। ठीक है, आगे देखो कालांतर में अजातशत्रु जो कहाँ का शासक था? मगध का। ठीक है, ये काशी को अपने क्षेत्र में विलय कर लेता है। ठीक है, आगे देखें कि 1600 बीसी के समय, 600 बीसी के समय, ठीक है, मगध, कौशल और अंग काशी के ही अधीन थे। मतलब 600 बीसी के समथिंग, मतलब जब वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता खत्म हो चुकी थी। ठीक है, उस समय मगध, कौशल और अंग ये तीनों काशी के ही क्षेत्र थे। ठीक है, बाद में देखो अगर हम बात करें जो काशी है ये किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध जगह थी, तो देखो एक तो सूती वस्त्रों के लिए और रेशमी वस्त्रों के लिए तथा घोड़ों के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था काशी। ठीक है, किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्रों के लिए, घोड़ों के व्यापार के लिए। और देखा जाए तो बौद्ध काल में तो देखो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो वस्त्र है वो वस्त्रों का निर्माण कहाँ पर किया जाता था? काशी से ही बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। आगे देखें नंबर 4 हम महाजनपद की बात करें कौशल। तो कौशल है वर्तमान समय में, अगर हम इसकी स्थिति देखें तो वर्तमान में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके फैजाबाद,
अवध या अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में, इस क्षेत्र के आसपास उस समय कौशल महाजनपद स्थित था। अगर इसकी बात करें तो देखो कौशल की 2 राजधानियां थी, कौशल की 2 राजधानियां थी। अगर उत्तरी कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की हम बात करें तो इसकी राजधानी थी कुशावती। ओके, आगे देखें कि प्राचीन काल में जो कौशल महाजनपद है ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। क्या इंपॉर्टेंस थी कि जो प्राचीन काल में सूर्यवंशी महाप्रतापी जो शासक थे, कौन कौन से, हम देखें कि भगवान जो हम राम के बारे में हम पढ़ते हैं, भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उनका जो वंश है, कौन सा वंश है, सूर्यवंश है ना, सूर्यवंशी माने जाते हैं वो। तो उनके जो उनका वंश है उनका शासन माना जाता है कौशल महाजनपद में। तो हम देखें कि उनके पहले कौन कौन सी पीढ़ियां थी, कौन कौन से राजा थे। तो देखो हमें किन किन का नाम मिलता है, हमें राजा मंधाता का नाम मिलता है, इनके बाद में हमें नाम मिलता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का हमें नाम मिलता है, उनके आगे हमें राजा दिलीप का नाम मिलता है, इसके बाद में राजा रघु का नाम मिलता है, राजा दशरथ का नाम मिलता है, और हमें नाम मिलता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी हमें नाम मिलता है। तो देखो इनका संबंध किससे रहा है, कौशल महाजनपद से। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी उस समय, अयोध्या, और अयोध्या को ही क्या कहा जाता था, साकेत। ठीक है, आगे देखें तो भगवान बुद्ध के समय भगवान गौतम बुद्ध हैं, इनके समय जब हम बौद्ध धर्म में देखेंगे कि एक राजा है प्रसेनजित। ठीक है, ये यहीं के राजा थे, कहाँ के, कौशल के। ठीक है, आगे देखें तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कौशल जो महाजनपद है इसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई, इसका महत्व कम होता गया, और अजातशत्रु ने क्या किया, जो मगध का शासक था उसने क्या किया, कौशल को अपने मगध में मिला लिया। और वर्तमान में अगर हम बात करें जो श्रावस्ती है, तो वर्तमान में जो श्रावस्ती है वर्तमान समय में एक जगह है, महेत नाम की हमें जगह मिलती है, और जेतवन विहार मिलता है हमें। इनका जो अवशेष है आधुनिक शहेत, मतलब हमें वर्तमान समय में नाम मिलता है शहेत और महेत। ठीक है, शहेत महेत हमें नाम मिलता है वर्तमान में, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोंडा, उत्तर प्रदेश का गोंडा जो जिला है उनके उस जिले में एक स्थान है शहेत महेत वर्तमान समय में। ठीक है, श्रावस्ती की पहचान शहेत के रूप में की जाती है कि जो वर्तमान समय में ये जगह है वो ही क्या थी, श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ से हमें श्रावस्ती के खंडर प्राप्त होते हैं, वहाँ के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और देखो सरयू नदी, सरयू नदी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जब हम रामायण देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, तो सरयू नदी कहाँ पर थी, कौशल के अंदर जो थी, यहाँ पर 2 भागों में विभाजित करती थी कौशल क्षेत्र को। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आगे देखते हैं हम नंबर जो नेक्स्ट वाला जो महाजनपद की बात करें तो महाजनपद है अगला, वो है वज्जी। ठीक है, वज्जी महाजनपद है। अगर हम बात करें इसका शाब्दिक अर्थ, तो वज्जी महाजनपद है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पशुपालन समुदाय, मतलब ऐसा समुदाय जो क्या करता था, पशुपालन कार्य किया करते थे। वज्जी का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ पशुपालन समुदाय। तो देखो जो ये है इसकी स्थिति कहाँ पर है, गंगा नदी के उत्तरी भाग से लेके वज्जी महाजनपद की स्थिति देखें, गंगा नदी के उत्तरी भाग से लेके नेपाल तक, नेपाल की पहाड़ियों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। ये देखो क्या था, 8 छोटे छोटे गणराज्यों का समूह था। ठीक है, 8 छोटे छोटे गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था वज्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो एक तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, ये हम आगे देखेंगे, डिटेल से देखेंगे वैशाली के लिच्छवी कौन थे, मिथिला के विदेह, ठीक है, और कुंडग्राम के ज्ञात्रज्ञ, मतलब ये कुछ गण है। इन सबसे मतलब ये तो मुख्य गण है इसके, बाकी अन्य और हैं, टोटल कितने थे, 8। इन सबसे मिलके बना हुआ था वज्जी गणराज्य। लेकिन प्रसिद्ध कौन थे, लिच्छवी, ज्ञात्रज्ञ और विदेह गण थे, ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे। आगे देखें इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, और आगे देखें कि भगवान जो महावीर है इनका संबंध इन्हीं से है। ठीक है, आगे मगध और वज्जी,
के मध्य सीमा निर्धारण का कार्य कौन करती थी? गंगा नदी। मतलब मगध साम्राज्य और वज्जी महाजनपद है, इन दोनों का सीमा का निर्धारण करती थी गंगा नदी। इनके मध्य से जो नदी बहती थी, कौन सी नदी? गंगा नदी। आगे देखें तो अगला महाजनपद हम देखें मल्ल महाजनपद। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, उसके मध्य स्थित उस जिले के आसपास के क्षेत्र में स्थित है मल्ल महाजनपद। उस समय स्थित था। ये क्या था? एक गणतंत्रात्मक राज्य था, ठीक है, जो 2 भागों में विभाजित था। कौन कौन से भागों में? एक तो पावा के मल्ल, मतलब इनमें 2 भागों में डिवाइड थे, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, ठीक है। आगे देखें कि ये जो लोग थे ये बड़े फेमस थे किस चीज के लिए? साहस के लिए और युद्ध कौशल में प्रसिद्ध थे। ये युद्ध कला में निपुण थे। ये जो लोग थे, मल्ल थे, ये सारे सभी प्रकार से हर तरीके से युद्ध में बहुत पराक्रमी ये लोग थे, इसलिए बहुत फेमस थे। आगे देखें कि मगध ने आगे जाके मल्ल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने जो अपने महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है, जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय था, जहाँ इनकी मृत्यु हुई तो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। अब आप जैसे हम देख रहे हैं, जैसे 1 बाय 1 हम महाजनपद पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक धीरे धीरे मगध एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो अपने से छोटे जितने भी महाजनपद है उनको धीरे धीरे अपने अंदर मिलाता जा रहा है। और जब हम अंतिम समय में देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे कि मौर्य वंश तक आते आते लगभग जितने भी महाजनपद है उन सभी को अधिकतर महाजनपद मगध में सब मिल जाते हैं और मगध ही एक सबसे बड़ा साम्राज्य वाला एक महाजनपद बचता है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट महाजनपद, तो हमें नेक्स्ट महाजनपद मिलता है चेदी। इसको हम देखें कि वर्तमान समय में ये कहाँ पर है, तो यूपी के बुंदेलखंड, ठीक है, यूपी के अंदर जो बुंदेलखंड जगह है उसके आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यूपी में जो नदी बहती है यमुना नदी, इसके आसपास जो ये क्षेत्र है वहाँ पे था। और इसकी जो राजधानी की अगर हम बात करें तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। अब हम देखें कि आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत में हमें एक नाम मिलता है शिशुपाल, जिसका हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा इनका वध किया जाता है। तो जो शिशुपाल थे, माना जाता है कि इनका संबंध कहाँ से था? चेदी से था। ये यहीं के राजा थे, ठीक है। तो देखो इनका संबंध किससे था? इससे, चेदी से। और जो ये चेदी महाजनपद है, अपने जो राजस्थान में एक महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। राजस्थान के अंदर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा आता है? मत्स्य। तो मत्स्य महाजनपद और चेदी महाजनपद के मध्य क्या था? मित्रतापूर्ण इनमें संबंध थे, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट, तो वत्स महाजनपद की हम बात करें तो वत्स महाजनपद कहाँ था? ये था वर्तमान समय में जो इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के आसपास जो बांदा नामक स्थान है, यहाँ जो गंगा नदी बहती है उसके दक्षिण भाग में स्थित था। यूपी वाले क्षेत्र में इलाहाबाद, जो वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो बांदा जिला है, इसके आसपास जो गंगा नदी बहती है उस क्षेत्र के आसपास था वत्स। इसकी राजधानी को अगर हम देखें तो राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। और कौशाम्बी की बात करें तो वर्तमान में जो प्रयाग है, जो इलाहाबाद है, उससे लगभग 38 मील दूरी, मतलब उससे लगभग 38 मील के दूरी पर ही कौशाम्बी स्थित हुआ करता था, ठीक है। अब जो कौशाम्बी है एक चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए? वहाँ के व्यापारियों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर हुआ करता था, इसलिए बहुत फेमस था। और हम बात करें कि जो कौशाम्बी नगर था, इसकी चारों तरफ जो रक्षा प्राचीर थी, रक्षा प्राचीर जानते हो, चारों तरफ राजधानियों के चारों तरफ पहले राजा महाराजा दीवारें बनवा दिया करते थे सुरक्षा के लिए। तो इस पर हमें एक चित्र मिलता है, कौन सा? उड़ते हुए बाज का चित्र। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि उड़ते हुए बाज की आकृति का चित्र कहाँ पर बना हुआ था? कौशाम्बी जो राजधानी है किसकी? वत्स महाजनपद की, उसकी सुरक्षा प्राचीर पर, ठीक है। यहाँ पर देखो
गौतम बुद्ध के समकालीन हम राजा उदयन का नाम पढ़ते हैं। राजा उदयन हम आगे देखेंगे। तो ये राजा था जो गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया था। एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम मिलता है पिंडोल। बौद्ध भिक्षु पिंडोल के प्रभाव में आकर जो राजा उदयन है वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। फिर आगे देखें नेक्स्ट, हमें एक नाम मिलता है चंड प्रद्योत। इनकी पुत्री का नाम मिलता है वासवदत्ता। ठीक है, तो ये वासवदत्ता है, इसका विवाह उदयन के साथ में किया जाता है। इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, एक संस्कृत के महान कवि है, आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, महाकवि भास। संस्कृत के महान साहित्यकार माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं ये। इनका एक नाटक है स्वप्नवास दत्त नाम का एक नाटक है, संस्कृत नाटक। ठीक है, इस नाटक में महाकवि भास ने राजा उदयन और चंड प्रद्योत की जो पुत्री है वासवदत्ता, इन दोनों के जीवन के बारे में इस नाटक में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा देखो मतलब ये अपने जो नाटक लिखते हैं इसमें ये क्या बताते हैं कि जो राजा उदयन है, ठीक है, उदयन की एक और पत्नी का नाम मिलता है पद्मावती। अब देखो ये वो वाली पद्मावती नहीं है, आप रतन सिंह वाली मत समझ लेना इसको। ठीक है, ये एक राजा है, दर्शक नाम का राजा है, कहाँ का, मगध का। उसकी बहन का नाम मिलता है पद्मावती, जो भी उदयन की पत्नी का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, किन के अनुसार, महाकवि भास के अनुसार। अब आगे देखें, एक राजा हर्ष के बारे में सब जानते हैं। वर्धन वंश के जो राजा हैं हर्ष, उनका जो नाटक है रत्नावली और एक नाटक है प्रियदर्शिका। इस नाटकों में भी, इन दोनों नाटकों में भी राजा उदयन का नाम मिलता है। ठीक है, मतलब हम ये क्यों देख रहे हैं, आप ऐसे सोचोगे मैम ये सारी चीज़ें क्यों बता रही है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके आधार पर हमें पता चलता है कि वत्स महाजनपद के राजा कौन थे। ठीक है, उन राजाओं का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था, किनसे उनके संबंध थे, मतलब महाजनपद की जानकारी मिल रही है महाकवि भास के नाटक स्वप्नावदत्त से। ठीक है, हमें जानकारी मिलती है हर्ष के नाटक रत्नावली से, हर्ष के नाटक प्रियदर्शिका से। ठीक है, आगे बात करें तो वत्स पर कालांतर में अवंती ने अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर देखें हम नेक्स्ट कुरु महाजनपद की हम बात करते हैं। कुरु महाजनपद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, बताओ सुना होगा सभी ने, बहुत फेमस महाजनपद है। अगर हम कुरु की बात करें तो वर्तमान समय में जो कुरु है इसकी स्थिति कहाँ पर है, दिल्ली, मेरठ, ठीक है, और थानेश्वर। ये जो क्षेत्र है आधुनिक दिल्ली, आधुनिक मेरठ यूपी का, और थानेश्वर जो क्षेत्र है, इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, कुरु महाजनपद। और इनकी राजधानी की बात करें तो सब जानते हैं इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। ठीक है, और बात करें कि महाभारत कालीन, महाभारत में पांडव वंश है, जिनमें हम देखते हैं कि अंतिम में जब महाभारत का युद्ध होता है, युद्ध से पहले तो यहाँ पर दुर्योधन इनका राज होता है। ठीक है, लेकिन युद्ध, महाभारत के युद्ध के बाद में जब पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर शासक बनते हैं, राजा बनते हैं, और उनके वंशजों ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, कहाँ पर, हस्तिनापुर, जो इनकी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर राजधानी है, वहाँ पर कौन से महाजनपद की राजधानी, कुरु महाजनपद की। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब अंत में ये इस वंश का पतन होने लगता है, पांडवों के वंश का धीरे धीरे जब पतन होता है तो बाद में क्या होता है कि पांडव राजवंश का जो पतन होता है उसके बाद में ये छोटे छोटे राज्यों में परिवर्तित हो जाते हैं, छोटे छोटे राज्यों में इनका ये बदल जाते हैं, अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है। और आगे जाके क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध, हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के दौरान, उनके काल के दौरान लगभग ये जो महाजनपद है कुरु, ये अपनी प्रसिद्धि और समृद्धि खो चुका था, मतलब ये इतना फेमस जगह स्थान नहीं रहा था। ठीक है, तो आगे बात करें, हम आज की जो स्लाइड है हमारी, इसमें लास्ट महाजनपद की बात करते हैं, पांचाल। ठीक है, तो पांचाल महाजनपद की अगर हम बात करें तो आधुनिक यूपी,
अब देखो, आप इससे सोच रहे होंगे कि अधिकतर सारे के सारे महाजनपद यूपी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। तो देखो, वर्तमान समय में जो यूपी है वो उसका क्षेत्रफल काफ़ी कम है, लेकिन पहले की बात करें तो यूपी भारत के लगभग जैसे हमारा देश है भारत, उस समय यूपी का विस्तार क्षेत्र काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। और यूपी उत्तर प्रदेश का नाम तो अब रखा है, लेकिन उस समय ये जो भारत है, ये जो क्षेत्र है, ये काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र था और लगभग सभी महाजनपद उत्तरी भाग में थे। आपको पता ही है, उत्तरी भाग में ही लगभग सारे जनपद थे, महाजनपद थे। दक्षिण भारत में केवल एक ही महाजनपद था, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बात करें पांचाल की, तो पांचाल कहाँ था? वर्तमान समय में रोहिलखंड, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में पांचाल महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। इसकी 2 राजधानियां थी। पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। कौन सी? एक उत्तरी पांचाल की राजधानी की बात करें अहिछत्रपुर, ठीक है, और दक्षिणी पांचाल की बात करें तो काम्पिल्ले, ठीक है। काम्पिल्ले की अगर हम बात करें, काम्पिल्ले क्या है? तो काम्पिल्ले वर्तमान समय में जो यूपी में कन्नौज है, वर्तमान में जो कन्नौज है वो ही काम्पिल्ले नगर हुआ करता था। और कन्नौज का प्राचीन नाम हमें मिलता है कान्यकुब्ज। कन्नौज जो जगह है उसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज मिलता है। और अगर हम बात करें कि जो कान्यकुब्ज है, तो पुराणों के अनुसार जो कन्नौज की स्थापना है वो किसने की? हमने वैदिक संहिता में, वैदिक साहित्य में हमने एक संवाद पढ़ा था, राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा हमने पढ़ी थी। उर्वशी जो अप्सरा थी, स्वर्ग की धरती पर आती है और राजा पुरूरवा इससे विवाह का अनुनय विनय करते हैं। इन दोनों का विवाह होता है। माना जाता है कि इनका एक पुत्र होता है अमावसु। स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है कि पर इनका पुत्र या फिर इनके पुत्र का एक पुत्र का नाम मिलता है कान्यकुब्ज, ठीक है। इनके पुत्र का नाम मिलता है कान्यकुब्ज। इनके द्वारा स्थापना की गई कान्यकुब्ज नगर की, जो वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन से फेमस, हाँ जी बिल्कुल, कन्नौज, हर्षवर्धन, हाँ जी, जब हम वर्धन वंश पढ़ेंगे उनमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखें तो पांचाल जो राज्य है कहाँ पर फैला हुआ है? चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र तक फैला हुआ है। कन्नौज से लेके यूपी के क्षेत्र से लेके और इधर पश्चिम में यूपी वाला जो क्षेत्र है, इधर यूपी वाले क्षेत्र से इधर पश्चिम में चंबल नदी के आसपास तक के क्षेत्र में ये जो क्षेत्र था उस टाइम इतना फैला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आ गई समझ में पांचाल महाजनपद के बारे में। पांचाल महाजनपद की राजधानी बताओ जल्दी से, ठीक है। 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, ठीक है। दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्ले। काम्पिल्ले का प्राचीन नाम, मतलब सॉरी, काम्पिल्ले का वर्तमान नाम कन्नौज। वर्तमान में जो कन्नौज है वही काम्पिल्ले नगर हुआ करता था, ठीक है। कन्नौज का प्राचीन नाम अगर हम देखें कान्यकुब्ज मिलता है, जिसकी स्थापना किसने की गई? किसके द्वारा? राजा पुरूरवा और उर्वशी के पुत्र के द्वारा इनकी स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखो हमारी क्लास, आज हमारी स्लाइड यही ख़त्म होती है। और बीच बीच में वैसे भी हमारा जो बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो ही गया था बीच बीच में, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सबसे, आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। तो अब हमारा जो ये 10 महाजनपद है इनकी हमने बात कर ली। आगे देखेंगे 6 जो महाजनपद बचे हुए हैं, उसके अलावा कुछ गणतंत्रात्मक महाजनपद की जानकारी मिलती है वो। तो कल वाली क्लास में बाकी के 6 महाजनपद और गणतंत्रात्मक जनपद कौन कौन से थे महाजनपद, उनकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। और आज की हमारी क्लास यही समाप्त कर दें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और हम कोशिश करेंगे कि कल हमारी क्लास में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। ओके बाय।